हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। देखिए, तैयारी आपको करनी है जोरों शोरों से, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं। क्योंकि कल से हमारा फरवरी स्टार्ट हो रहा है, फरवरी मंथ में ही आपके हैं बोर्ड के एग्जाम। तो आज की मैं वीडियो लेकर आया हूं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिन बच्चों को फिजिक्स के रे डायग्राम्स बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, आज उनके रे डायग्राम्स में कंप्लीट करवाने वाला हूं बिल्कुल इजी स्टेप्स के थ्रू। आप ऐसा समझ लीजिए एक ही बार में मैं आपको वीडियो कराऊंगा और एक ही बार में आप बनाना सीख जाएंगे कि किस तरीके से रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन करा जाता है। और साथ ही साथ में मैं आपको वो रे डायग्राम भी बनाने सिखाऊंगा जो आपसे क्वेश्चंस के जरिए, मतलब न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछे जाते हैं कि इतना डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का इतना है, आपका इमेज का फोकल लेंथ इतना है, तो कैसे उसका रे डायग्राम बनाएंगे। मैं आज वो भी बात आपके साथ करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपना आज का वीडियो। मैं प्रियम सर स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब पर। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स सभी लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो को, कि आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपके रे डायग्राम्स को लेकर। आज मैं आपसे लेंस और मिरर दोनों की ही चीजों पर बात करने वाला हूं। जो दिक्कत आपको आए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन आपका ही है। जो भी कुछ आप टॉपिक में डाउट लिखेंगे, किसी भी टॉपिक को लेकर फिजिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो आपका 10th वालों, तो कृपया करके प्लीज कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा अपने डाउट्स। मैं सारी चीजों पर वीडियो बना दूंगा और ये वीडियो अब लगातार आने वाली है टिल योर एग्जाम डेट तक, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। इस बार हम समझ लीजिए अपने आप को यहां से यहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आपको क्या करना है, आप जहां पर अपने लेवल को सेटअप कर रखा है, क्योंकि प्री बोर्ड्स आपके हो गए हैं, आपका लेवल अगर यहां तक है तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको हमें यहां से यहां तक लेके जाना है। और आपको भी अपनी मेहनत करते हुए लगातार वीडियो को देखना है, लाइक करना है, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करते रहना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर आज की क्लास। तो आज की क्लास देख लेते हैं किस चीज पर आपकी होने वाली है। आज की क्लास बेसिकली हम लोग लाइट चैप्टर को उठाने वाले हैं। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए पेन मैंने ले लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट चैप्टर को लेकर होने वाला है। मैं लेंस एंड मिरर फॉर्मूले के फॉर्मेशंस पर आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से आप रे डायग्राम्स को अप्रोच करेंगे, कैसे रे डायग्राम्स को आप फॉर्म करेंगे, क्या क्या जरूरी आपका हो सकता है। और फॉर एन एग्जांपल, कभी कभी आपके पेपर में आपने देखा होगा कुछ इमेजेस आती हैं और कहता है इस इमेजेस से केस स्टडी बना देता है या क्वेश्चन बना लेता है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाएगा, इस वीडियो में सारी बात आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले रे डायग्राम आपके सामने आता है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, लाइट रे ऑन प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए प्लेन मिरर की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्लेन मिरर आपको गिवन है ये। अब अगर ये प्लेन मिरर आपको गिवन है, डेट इज ए एंड बी, ये आपके पास प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। क्या? पहली चीज प्लेन मिरर के बारे में। अगर मैं प्लेन मिरर को लेकर आपसे बात करता हूं तो प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड होता है, ठीक है, वी शुड टेक इट बाय यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनता है, उतनी ही डिस्टेंस पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। सेकेंड थिंग, हाइट ऑफ द इमेज। सेकेंड थिंग, height of the image, h1, height of the image, sorry, object and height of the image, that is h2, it also be equal to each other। तो पहली बात, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर आपका इमेज बनना है, तो v इक्वल्स टू आपका u हो जाएगा। जितना हाइट आपके ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट आपकी इमेज का है, तो h1 इक्वल्स टू h2। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं प्लेन मिरर के साथ। साथ ही साथ में तीसरी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा खास, क्या? ये लेटरल इन्वर्जन करता है। क्या करता है? लेटरल इन्वर्जन करता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया जी? यहां से लेटरल इन्वर्जन का मतलब हो गया टू शो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट टू राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेफ्ट साइड। इस फिनोमिना को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ताकि जब आप देख रहा होगा, आप फोन में सेल्फी लेते हैं, बोले फोन निकाला, बोले सर सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी लिया, ठीक, इस हाथ से सेल्फी लिया, फोटो देख रहे हैं तो इस हाथ से सेल्फी लिया हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लेटरल इन्वर्जन हो गया। ये आपका मिरर का क्या हो गया? लेटरल इन्वर्जन हो गया, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। इस फिनोमिना को कहा जाता है आपका लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर की एक खासियत होती है, प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन शो करता है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट शो करता है। ठीक है, लास्ट बात जो बहुत ज्यादा आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट है, डेट इज
इट ऑलवेज शोज अ वर्चुअल इमेज, ये आपको हमेशा वर्चुअल इमेज शो करता है। आई होप तो आप सभी को दिख रहा होगा ये बोर्ड, है ना। तो ये लेटरल इन्वर्जन वर्चुअल इमेज शो करता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये चार बातें प्लेन मिरर को देकर नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए बच्चा, कॉपी पेन लेकर बैठिए। सीबीएसई बोर्ड में आपको नॉलेज है तो लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉलेज होना इट्स अ अनदर थिंग, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको लिखना इट्स अ अनदर थिंग। और अगर आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमको 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है भाई, हमको 10 क्लास की साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है। और अगर लाइट से जुड़ी हुई बाकी चीजें आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, लाइट से जुड़ी हुई और भी 3 आपके पास साइंस की प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, उनको जाकर वॉच कर लीजिए, बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पे तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर से जुड़ी हुई चीजें हैं आपके पास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इमेज की बात करते हैं, तो इमेज आपको क्या शो कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर इमेज आपको क्या शो कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं जरा मैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए ये क्या शो कर रहा है। देखिए प्लेन मिरर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, प्लेन मिरर एक्ट एज अ ओपेक मीडियम, सॉरी सरफेस, इट एक्ट एज अ ओपेक सरफेस। ये एक ओपेक सरफेस की तरह काम करता है। तो ओपेक सरफेस पर होने वाले फिनोमिनास, जब भी कभी आपकी लाइट रेस किसी ओपेक सरफेस पर आती हैं तो इट गेट बाउंस बैक, ये क्या कर जाती हैं, बाउंस बैक कर जाती हैं, टकराकर चली जाती हैं। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका इमेज आपको शो हो रहा है। इस इमेज को अच्छी तरीके से स्टडी करिए। क्या स्टडी करना है, कोई भी रे जो फॉल डाउन होती है, रे आपकी फॉल डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ अ एनर्जी पैकेट्स पार्टिकल्स नेम्ड एज फोटोन। तो ये जो फोटोन है, जो लाइट रेस के पार्टिकल्स हैं, ये आते हैं और आकर स्ट्राइक कर रहे हैं आपके। ये आकर जब यहां पर स्ट्राइक करते हैं, द रे इज नेम्ड एज इंसिडेंट रे। रे को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। आने के बाद ये आपका प्लेन है, प्लेन पर एक नॉर्मल हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस के साथ कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड आफ्टर गेटिंग अ रिफ्रैक्शन इट बाउंस बैक टू द सरफेस, ये सरफेस से बाउंस बैक कर जाती है। एंड द रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। ये आपकी नॉर्मल कहलाती है, ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। अब खास बात जो आपको यहां पे समझना है, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जरूरी नहीं है ये आपकी प्लेन मिरर से हो, ये आपकी वॉल मतलब दीवार से हो सकती है, किसी भी ओपेक मीडियम से, किसी भी ओपेक मीडियम से होने वाला फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको अब देखो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करता है। ये आपके एंगल्स क्या है, तो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बने हुए एंगल को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और यही आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनता है। मैं आपको बता देता हूं, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हर केस में आपका वैलिड होता है, ये हर केस में आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चाहे आपका रेगुलर हो इरेगुलर हो, दोनों ही केसेस में एंगल आई ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो पहला आपका जो डायग्राम है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कंसिस्ट था, जिसका मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। और यहां से आपके दो लॉ हैं, जो दो लॉ आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से इसके दोनों के दोनों लॉ आपको याद रखने हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीट एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये ओ वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, लाई इन अ सेम प्लेन। ये आपका पहला लॉ हो जाता है। और दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है, ये 2 लॉ हो जाते हैं, ये पहला डायग्राम हमारा यहां पे पूरा हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या बोलता है, वेट करिए भाई, अभी दे रहे हैं तुम्हें रे डायग्राम, काहे परेशान हो रहे हो। रे डायग्राम्स की भी अभी बात करेंगे, पूरा रे डायग्राम आपके सामने लेकर आएंगे और सारी चीजों को बड़े डीपली तरीके से समझाएंगे, ठीक है। देखिए आप आराम से देखिए जरा, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है स्फेरिकल मिरर की, किसकी बात कर रहा है, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है। चलिए स्फेरिकल मिरर के बारे में खासियत बात बता दूं, ये आपके होलो होते हैं। क्या होते हैं आपके, ये होलो, लाइक कड़ा, बैंगल, बैंगल होता है, बैंगल है ना, बैंगल आप ले लेते हैं तो बैंगल के क्या होता है, बैंगल हैव अ थिकनेस, बाकी क्या होता है, खत्म, अंदर बाहर कुछ नहीं होता भाई, होलो होता है पूरा इस तरीके से। ये अब देख लीजिए, आपको ये दिख रहा है, आपको ये डार्क वाला रीजन दिख रहा है, ठीक है, दे हैव अ थिकनेस, बाकी सब कुछ होलो है, बाकी सब कुछ क्या है, होलो। मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं, एंड द लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो पॉइंट इसके सर्कमफेरेंस को कट कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। देखिए P फॉर पोल, आ गया पोल, ठीक है, गुड। अब हम क्या करते हैं, पोल से एक आर्क लगाते हैं इधर, एक आर्क लगाते हैं इधर, ठीक है। अब जो टुकड़े निकलकर बाहर आए हैं, जो टुकड़े निकलकर बाहर आए हैं, एक टुकड़ा ये निकलकर बाहर आया, एक टुकड़ा ये निकल के बाहर आया, ये वाला, ठीक है। दोनों के राइट हैंड साइड को पॉलिश कर दीजिए। बोले लीजिए सर राइट हैंड साइड पॉलिश कर दी, लीजिए, बोले लीजिए सर राइट हैंड साइड पॉलिश कर दी। राइट हैंड साइड पॉलिश होते ही बच्चा ये वाला मिरर आपका किसकी तरह ऐड करेगा, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। राइट हैंड साइड पॉलिश करते ही देखो कहानी बाहर निकल कर आ गई, क्या आ गई, ये वाला सरफेस का बाहर वाला मीडियम आपका कैसा है, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, और ये वाला अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। जिस वजह से ये वाला क्या बन जाएगा आपका कॉनकेव, क्या बन जाएगा, कॉनकेव। केव मतलब बोले तो गुफा, गुफा बोले तो ऐसा। हाथ को ऐसा करके देख लीजिए भाई, बोले बाहर वाला सरफेस हल्का सा ब्लैकिश हो रखा है, अंदर गोरा हाथ है, तो गोरा हाथ है, इसका मतलब ये कॉनकेव है। अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कॉनकेव मिरर का होता है, बाहर से पॉलिश होता है। इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, वो आपका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। हाथ को देख लीजिएगा, हाथ को बेंड करिएगा केप की तरह, गुफा की तरह, गुफा शेर रहता है ना गुफा में, हाँ जी, वैसे ही इसको कर लिया इस तरीके से। अभी मैं सोच रहा फन मार रहा हूं भैया, मैं नागिन वागिन तोड़ी हूं। इधर देखो भाई, ये हमने बना लिया, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये गोरा सा जो हिस्सा है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, केप की तरह नजर आ रहा है, गुफा की तरह नजर आ रहा है, इसलिए कॉनकेव। गुफा को इंग्लिश में कहते हैं केव, कॉनकेव। तो कॉनकेव ये हो गया, वो वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। वही हमको इमेज फॉर्मेशन यहां पर गिवन है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये वाला जो सरफेस आपको नजर आएगा, ये वाला, ये पॉलिश सरफेस, ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा हमने यहां से बाहर निकाला, ये क्या बन जाएगा, ये कॉनकेव बन जाएगा। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लीजिए। हर बच्चा, हर स्टूडेंट इस चीज को नोट करेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है। क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं जी, चलो नोट करो जरा चीज को। क्या करोगे नोट, ठीक है। सबसे पहले कॉनकेव की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां से कॉनकेव की बात कर रहा हूं, देखिए ये रहा कॉनकेव, ठीक है, ठीक। इसके पीछे जरा मैं पॉलिश कर दे रहा हूं, इसके पीछे मैंने कर दिया ये पॉलिश, ठीक है, ये बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बन गया। अब देखिए जरा कॉनकेव मिरर कैसे होगा। कॉनकेव मिरर में जब आपने इसको किया तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बन गया, इसका पोल, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको अगर मैं पूरी तरीके से ऐसे कंप्लीट करूंगा तो ये सर्कल बनेगा, है ना। इसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। 9th क्लास में पढ़े थे ना कि आ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स, एक किसी लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं एट अ मिड पॉइंट, देन इट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जाता है उसके मिड पॉइंट पर, तो वो लाइन सेगमेंट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। पढ़ाए थे ना ये बात मैथ में, ठीक है, वही बात फॉलो करनी है। तो फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस सॉरी पोल का हाफ होता है। तो इसका मतलब देखो यहां पर हमारे पास ये बनकर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली डिस्टेंस 1 वाली और 2 वाली ये सेम हो गई,
हो गई ना, हो गई सेम, ठीक है। यहां से जरा देखिए, मैं आपको जरा इसके साइन लेने बता देता हूं कैसे लिए जाते हैं इसके साइन, देखिए जी। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, क्या कहलाई जाती है? फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक। अब देख लीजिए, आपका जो सीपी है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डेट इज आर। आपका जो पी एफ है डेट इज इक्वल टू एफ, डेट इज फोकल लेंथ, डेट इज फोकल लेंथ। तो अगर मैं पी एफ प्लस एफ सी कर देता हूं तो ये सीपी मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो इन दोनों हिस्सों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे लिए पूरा हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोले हाँ जी सर मिलेगा। जब मिलेगा तो ये वाला हिस्सा जब एफ है तो ये भी हिस्सा एफ होगा इस वाली थ्योरम की वजह से, और ये आर है, तो इसका मतलब 2f इक्वल्स टू क्या मिल गया? आर। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब यहां से जरूरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो सुन लीजिए। अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स की मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। सुनिए जरा दोनों को लेकर जरा जरूरी बात, क्या जरूरी बात है वो देखिए। अगर इमेज फॉर्मेशंस के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो देखिए जरा पीछे की तरफ चले जाइए, आइए देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स है, इसका कर्वेचर किधर है? आपका कर्वेचर है राइट हैंड साइड पर। किधर है इसका कर्वेचर? राइट हैंड साइड पर इसका कर्वेचर है। ये देखो, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कॉनकेव की तरफ आओ तब किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में है इसका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी पर देखो जरूरी बात भाई, क्या है जरूरी बात? देखो भाई जरूरी बात, कॉनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। फोकस भी किधर वाला लिया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, जिसकी वजह से फोकस यहां पर कैसा हो जाता है? रियल इमेज को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब कॉनकेव के साथ पास जो फोकस होता है वो फोकस आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। कैसे होता है देख लीजिए। मिरर जो है, नंबर लाइन पढ़े थे नहीं पढ़े थे? टेबल नंबर लाइन से याद किया था, ऐसे कूद कूद के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे कूद कूद के याद किए थे, वही वाला यहां पर लगा रहे हैं। ये 0 है, इधर जाओगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर जाओगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। अपने मिरर को और लेंस को यहीं पर रख दिया करो। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो होगा वो सब पॉजिटिव लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो सब नेगेटिव लिया जाएगा। तो देख लीजिए भैया, यहां पर अगर आपका रखा हुआ है तो इधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर वाली सारी नेगेटिव इन्फिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में है। फोकस किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में है, जिस वजह से यहां का फोकस कैसा माना जाता है? रियल फोकस माना जाता है। कैसा फोकस माना जाता है जी बचुआ? रियल फोकस माना जाता है। कॉन्वेक्स की बात करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में होता है, इसका फोकस भी किधर होगा? तो राइट हैंड साइड में होगा, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, हर केस में आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और कॉनकेव के केस में कैसी बनेगी? रियल। एक्सेप्ट वन सिचुएशन व्हेन यू प्लेस्ड अ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल। इस केस में सिर्फ वर्चुअल बनेगी, अदरवाइज कैसी बनेगी? आपकी रियल इमेज का ही फॉर्मेशन होगा। तो कॉनकेव मिरर के केस में आपका फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स के केस में आपका फोकस वर्चुअल होता है। बहुत जरूरी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए सबसे पहला हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है? रे डायग्राम आ जाता है, जिसको लेकर मैंने आपसे बात करी थी। सबसे पहला रे डायग्राम हमारा है जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, कहां पर? इन्फिनिटी पर प्लेस किया जाता है। कहां पर प्लेस किया जाता है जी? इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया जाता है। देखिए इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया, ठीक है। जब भी कभी आप इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं तो जितनी भी रेज हैं, देखो रेज लाने का आपके पास 3 फॉर्मेशन होता है, 3 तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका ये होता है जब आप मिरर के टूवर्ड्स आप क्या बनाते हैं? रे डायग्राम बनाते हैं। तो पहला केस आपका क्या होता है? पहला केस ये होता है कि पहली रे आपकी जो ऑब्जेक्ट से आती है, इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ
मिरर इट गेट पासेस फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। बात ये हो रहा है कि कोई भी रे आपकी जो ऑब्जेक्ट से आती है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट टू में अपनी आंखों से देखूंगा तो जो भी कोई रे आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इट गेट पासेस फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये बनता है आपका केस, कोई भी रे अगर आपकी फोकस से पास होती है, कहां से पास होती है जी, कोई भी रे अगर आपकी फोकस से पास होती है, ठीक है, ये आपका फोकस है, फोकस से रे आपकी पास हो गई, तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे आपकी फोकस से पास हो जाए तो फोकस से पास होने के बाद वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर पर स्ट्राइक करेगी और वहां से बाउंस बैक करेगी, कैसी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल मुझसे भाई ये कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, कहां आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये विदाउट गेटिंग एनी बाउंस बैक, ये उसी पर रिफ्रैक्टेड बैक हो जाती है। क्यों हो जाती है तो मैं आपको बता दूं, कोई सी भी रे का फॉर्मेशन करते वक्त जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी लाइन को ड्रॉ करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एज्यूम्ड एज अ नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसा माना जाता है, नॉर्मल के तौर पर लिया जाता है किसी भी रिफ्लेक्टिंग, ये जो आर्क है, ये आर्क ऑफ अ मिरर का जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल कहां से ड्रॉ होता है, वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये कि किसी भी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर अगर लाइन आप डालेंगे तो वो उसी पर क्या हो जाती है, आपकी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, जिस केस में एंगल I इक्वल्स टू एंगल R कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लेना, जब भी कभी नॉर्मल पर आपकी लाइट इंसिडेंट करेगी तो वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 0 डिग्री का फॉर्म्ड होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को नॉर्मल के तौर पर माना जाता है जहां से आपको एंगल I और एंगल R का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये 3 रूल हैं आपके पास, जहां से आप क्या करेंगे, आप यहां से कॉनकेव मिरर के लेंस आपके रे डायग्राम को फॉर्म कर लेंगे। तो ऐसा ही लेंस का भी होता है, ऐसे ही मिरर का भी केस है। यहां से सारे केसेस की हम लोग बात करेंगे और सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसका फोकस कैसा होता है, फोकस हम इसका रियल लेते हैं, जो कि कहां होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है। कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इमेज फॉर्मेशन के इसके 6 स्टेप्स होते हैं, मतलब 6 तरीके से हम यहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं, 6 तरीके से इसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है क्या, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, वो आपका रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। कहां रखा हुआ है, आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ होता है तो सारी की सारी लेंस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस, कहां से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं, और सारी रेज जहां पर आपकी मिलती हैं वो पॉइंट फोकस है, और फोकस पर ही आपका क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देख लीजिए, पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां होगी, आपकी एट फोकस होगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज कैसा होगा, वेरी स्मॉल। इस बात को आप डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, डिमिनिश्ड कह सकते हैं। अब डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, वेरी स्मॉल है, लेकिन यहां पर तो भैया कहां बन गया, खाली फोकस वही बन गया, दिख ही नहीं रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कैसा लिखेंगे आप इसको, पॉइंट साइज। कैसा लिखेंगे आप इसके लिए, पॉइंट साइज। ये आपका बिल्कुल पॉइंट साइज, ऐसे बिंदु जैसा बनके आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप इस जगह क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए अगला की बात कर लेते हैं। अगला फॉर्मेशन जो आपके पास आ रहा है उसमें देखिए, पहले हमारे पास इन्फिनिटी में था, अब कहां पर है, अब आपके ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाएगा। देख लीजिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सारे केसेस में आपको अपने ऑब्जेक्ट को कहां लेकर बढ़ना है, ऑब्जेक्ट को लेकर बढ़ना है टूवर्ड्स दी मिरर। कहां बढ़ना है आपको, टूवर्ड्स द मिरर। आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा अवे फ्रॉम मिरर,
वो क्या होगा, अवे फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए, ये बात आपका रामबाण इलाज है, कभी भी आपका कोई रे डायग्राम गलत नहीं होगा अगर आपको ये बात पता है। ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे टुवर्ड्स द मिरर या टुवर्ड्स द लेंस शिफ्ट करिए, इमेज का फॉर्मेशन उतना ही पीछे होता चला जाएगा। समझ गए बात के लिए? ठीक, यहां पर देखिए जरा, ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, पहला रे जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और कहां से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, हो गई। दूसरी रे मैंने आपको क्या बताई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो उसी पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। दोनों रेज जहां पर मिलती है वहीं पर क्या बनेगी, वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। समझ रहे हैं बात के लिए, ए डैश बी डैश। तो आपका बिटवीन एफ एंड सी यहां पर आपका इमेज बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ, इट शुड बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज स्मॉलर देन इमेज, एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रेटर देन इमेज। ये बात आप यहां पर ध्यान रख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट हैं जिन कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं अपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अगर कोई न्यूमेरिकल आपके एमसीक्यू में आता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपको गिवन होगा। अगर केस बियॉन्ड सी का होता है तो ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ से भी बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट आपका इमेज डिस्टेंस से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले केस में बात कर लेते हैं। आपके ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आपका क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी। दूसरी रे फोकस से पास कराते हैं, दोनों जहां पर मिलेंगी वहां पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा इस वाले केस के अंदर। और जो फोकल लेंथ होगी, ठीक है, इट गेटिंग ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट गेटिंग ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है वही वाला पॉइंट आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसलिए ये सिचुएशन यहां से क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। आपका u और v दोनों सेम डिस्टेंस पर रखे हुए होंगे, तब फोकल लेंथ का ट्वाइस ही आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पर आपको आपको f गिवन है और वह कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपके इमेज को रखा जाता, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, बताओ इमेज कहां बनेगी। तो आप मान लीजिए आप f का ही क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। u और f आपके पास है, u f आपके पास है। आप जानते हैं जब भी कभी आपके ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया जाता है तो u किसके इक्वल हो जाता है, v के। तो आपका v भी आपको पता लग जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जहां से आप एमसीक्यूज को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इमेज की पोजीशन की बात करूंगा तो सी पर बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और कैसी बनेगी, सेम साइज की बन जाएगी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला हमसे क्या बोल रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा कहां पर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब भी कभी आप देख लीजिए हर केसेस में आपके ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया जा रहा है कहां, टुवर्ड्स द मिरर, और आपकी इमेज कहां बन रही है, अवे फ्रॉम मिरर। जब यहां पर हमने प्लेस किया है तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ है, बियॉन्ड सी हुआ है। कहां हुआ है, बियॉन्ड सी। अगर आप इसके सेकंड केस को रिपीट करेंगे ना तो सेकंड केस में क्या होता है, जब आप बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ हुआ। जब आपने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा तो इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी बनी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहां की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो u ग्रेटर देन f होगा बट u स्मॉलर देन v होगा। ये दो कंडीशन आपको यहां पर ध्यान रखनी है। यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ग्रेटर होगा फोकल लेंथ से, लेकिन इमेज डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। तो आपका v सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा किससे, इन कंडीशन से। ये कंडीशन आपकी यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी टू अप्रोच अ 2 मार्क्स क्वेश्चन और आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन। बियॉन्ड सी आपकी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है और कैसी बन रही है, बिग साइज बन रही है, मतलब साइज मस्ट बी ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज। तो आपका इमेज साइज मस्ट बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। ये आपका यहां पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
अगला हमसे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाता है, फोकस पर प्लेस किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये कहीं जाकर इन्फिनिटी पर होगा, कहां होगा, कहीं जाकर इन्फिनिटी पर, कहीं इन्फिनिटी पर जाकर आपकी रेस क्या कर जाएंगी, आपकी इंटरसेक्ट कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आपका जब भी कभी आपके ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो u मस्ट बी इक्वल टू f, u को किसके इक्वल रखा जाएगा, आपके f के इक्वल रखा जाएगा। ऐसे केसेस में आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इमेज डिस्टेंस होगा वो कहां बनेगा, वो बनेगा आपका इन्फिनिटी पर, वो बनेगा आपका इन्फिनिटी पर। आप कहोगे कैसे, तो निकाल के देख लीजिए, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दोनों वैल्यूज को रख दीजिए, कट जाएगा भैया, कुछ नहीं बचेगा, v इक्वल्स टू कितना आएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। समझ गया बात के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला डायग्राम हमसे क्या कह रहा है, अगला डायग्राम की बात आती है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है फोकस और पोल के बीच में। मैंने आपसे कहा था ना, जब भी कभी फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तब आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो जाता है जी, वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है। इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है। इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब दिखती नहीं है, अस्थाई हो गई भाई, कैसी हो गई, अस्थाई, दिख नहीं रही है, वर्चुअल हो गई है भाई, बस मानना है हमको कि वो बन गई होगी, कहां बन गई होगी, बिहाइंड द मिरर बन गई होगी। केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। साइज ऑफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन फोकल लेंथ, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको चीजें पसंद आ रही होंगी, बोरियत नहीं होगी भाई, बोरियत नहीं होगी, सीखने कुछ आए हो, सीखने अगर आप यहाँ पे कुछ आए हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद मेरे को दोबारा से कभी इस चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़े, मैं इस चीज को ध्यान से डीपली समझ लूं, तो समझ लीजिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। 90+ आपको अगर स्कोर करना है ना साइंस के अंदर, तो छोटी छोटी बातें जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये बातें आपको सीख लेनी चाहिए। और परेशान मत हो भैया, परेशान हो रहे हो तो जाके बिस्कुट खा लो, चाय वाय पी लो, वीडियो देखते रहना, लंबी वीडियो होने वाली है। चलिए, ये आपके पास एक छोटा सा मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो आपका इमेज डिस्टेंस कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज डिस्टेंस कहां बनेगा, आपका फोकस पे बनेगा, आपका जो इमेज है वो फोकस पे होगा। बियॉन्ड सी है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है भैया ऑब्वियसली बात है वो ग्रेटर देन किसके होगा, फोकल लेंथ के ग्रेटर होगा, और फोकल लेंथ जो है वो आपकी ग्रेटर होगी किससे, आपकी इमेज डिस्टेंस से। आपका एट सी वाला है तो u इक्वल्स टू एफ होगा, एंड इक्वल्स टू 2f, ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ की बात कर रहा हूं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन फोकल लेंथ होगा, बट इट शुड बी ग्रेटर देन सॉरी बिटवीन सी एंड एफ की बात हो रही है तो u जो है वो ग्रेटर है आपका किससे, फोकल लेंथ से आपका ग्रेटर होगा, और जो इमेज है, ठीक है, और जो इमेज है इट ऑल्सो बी ग्रेटर देन आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बात आपके यहां पे हो जाएगी। एट फोकस की बात कर रहा हूं तो u आपके इक्वल टू किसके है, f के है, ठीक है, और आपका v कहां बनेगा, b बनेगा आपका इन्फिनिटी पर, ठीक है। देख लो ये वाला केस और ये वाला केस रिपीट हो रहे हैं, यहां पर u इन्फिनिटी है तो यहां पर b इन्फिनिटी हो गया, v f के इक्वल हो गया, यहां पर u f के इक्वल हो गया। देख लीजिए सारे केस ऐसे ही है सर, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा चीजों को, ऐसे ही समझते हुए चलोगे तो जल्दी ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और समझ लीजिए 12th तक दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बियॉन्ड सी की बात कर रहा हूं तो u जो है वो आपका ग्रेटर स्मॉलर हो जाएगा f से, ठीक है, u जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा f से, और सिर्फ इसी केस में आपका जो नेचर है वो कैसा रहेगा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। समझ रहे हैं आप बात के लिए, गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले कंडीशन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, यूसेज पूछ रहा है भाई, 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर, आपको यूसेज बताने होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, ऐसे ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के। तो चलिए देख लेते हैं आज जरा इनके यूसेज क्या होते हैं। इनके यूसेज शेविंग मिरर में इस्तेमाल किए जाते हैं, टॉर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं, डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है, सोलर फर्नेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीज समझ लो। कॉनकेव मिरर को ही कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहला वाला रे डायग्राम देखे थे, जितनी रेज आई थी सारी की सारी कहां पर आके मिल गई थी, फोकस पर मिल गई थी।
तो ये क्या कर रहा है, सारी रेस को लाकर कन्वर्स कर रहा है एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। उस फोकस पर ये कन्वर्स कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या है भैया, कन्वर्जिंग है, खींच रहा है, अट्रैक्शन है भैया, मैग्नेट बन गया है। ठीक है भैया, तो शेविंग मिरर, टॉर्च, डेंटिस्ट, सोलर फर्नेस में ही क्या होता है भैया, इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसी चीज जहां पर आपकी रेस क्या होती है, कन्वर्ज हो रही होती है टुवर्ड्स द फोकस, वहां पर कौन से आपके मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। आगे की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को लेकर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर साइन कन्वेंशन नहीं बताया आपने। तो साइन कन्वेंशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्लेलिस्ट के अंदर साइन कन्वेंशन पर ही आपकी वीडियो पड़ी हुई है, लाइट पार्ट 2 के नाम से, जाकर उसको देख लीजिएगा, पूरे साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ जाएंगे भाई, जाकर देख लीजिए, बवाल वीडियो है भैया बिल्कुल एकदम से। ठीक है जी, इसको ही डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। काहे किया जाता है, देख लो, रेज आ रही हैं इंफिनिटी से और आकर सारी रेज क्या हो गई हैं भैया, फैल गई हैं। अब कहोगे सर वहां तो फोकस में यहां से पास हुई थी, इधर से क्यों जा रही हैं? तो मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स में फोकस राइट हैंड साइड का लिया जाएगा और इसका फोकस कैसा होता है भैया, वर्चुअल होता है, ये वर्चुअल इमेज देता है। तो वर्चुअल इमेज मिलेगा तो इसका मतलब कहां होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। कहां होगा, बिहाइंड दी मिरर होगा। गुड बॉय। देखिए भैया, रेज आएंगी, अब बिहाइंड द मिरर तो लाइन नहीं खींच पाएंगे ना, तो इसको कैसे शो कर देंगे, डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। रेज हो गई आपकी डाइवर्स। रेज जब डाइवर्स हो जाती हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। नेचर देख लीजिए, वर्चुअल इरेक्ट है, वेरी स्मॉल साइज है, एट फोकस है। ठीक है जी, ठीक। अगला हमसे डायग्राम क्या कहता है, यहां पे सिर्फ आपके दो ही केस बनेंगे। यहां पर सिर्फ आपके कॉन्वेक्स के केस में आपके पास सिर्फ दो ही मिरर डायग्राम बनते, मतलब सॉरी, दो ही मिरर डायग्राम बनते हैं, दो ही रे डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आप यहां पर कितनी भी वैल्यूज के साथ अपने ऑब्जेक्ट को आप आगे पीछे रख लो, कितनी भी जगह आगे पीछे रख लो, हर केस में यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगा। क्यों रहेगा, आंसर बता दिए ना, क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल होता है, क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल होता है। गुड, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बढ़िया तरीके से अपना प्यार व्यार बांटते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए। और आपसे मैं वादा करता हूं, डेली आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा और बढ़िया तरीके से मैं आपकी तैयारी करा के जाऊंगा साइंस की। ठीक है, बस चैनल के साथ बने रहिए, अपना ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए चैनल पर अपने लाइक और शेयर के साथ। ठीक है, और कमेंट करते रहिए वीडियो आपको कैसी लग रही है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आप पर उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला हमसे क्या कह रहा है, इन्फिनिटी टू पोल की बात कर रहा है। तो देख लीजिए, हर केस में आपका यहाँ पे जो साइज होगा, जो आपकी इमेज का साइज होगा, इट इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा आपका छोटा बनेगा और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। चलिए आगे की केस की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ये इन्फिनिटी की बात कर रहा है, फोकस पर आपका बनेगा, साइज कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हर केस में जो आपकी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। कहां बनेगी, वो हर केस में बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। ठीक, आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि मैंने बोला था 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस को लेकर। तो देख लीजिए, ये रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल होता है व्हीकल्स के अंदर, शीशा लगा होता है ना गाड़ी के बाहर, उसमें झांक झांक के देखने हैं पीछे से कौन आ रहा है ओवरटेक करने के लिए, वही वाले मिरर की बात हो रही है। रियर व्यू मिरर्स में आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दे ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट इमेज एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, और ये आपको वाइडर रेंज का व्यू देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख पाएं पीछे आपके क्या हो रहा है। साथ ही साथ में बिग कॉन्वेक्स मिरर्स यूज्ड इन फ्रंट ऑफ स्कूल्स, बिल्डिंग्स, शॉप्स, इस टाइप के जो आपके लेंसेज होते हैं, आपने देखा होगा पार्किंग एरियाज में भी आपके लगे हुए होते हैं। कहां लगे होते हैं, आपके पार्किंग एरियाज में आपके लगे हुए होते हैं, साथ ही साथ में मॉल्स में आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है, या कहीं पे यू टर्न होता है, यू टर्न्स पर आपके ये आपके मिरर देखने को मिल जाते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होते हैं, ये चीजों को डाइवर्स कर देते हैं, ब्रॉड करके दिखा देते हैं, वाइड एंगल व्यू होता है इनका, इसी वजह से ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपके फ्रंट्स ऑफ स्कूल, शॉपिंग मॉल्स एंड आपके पार्किंग एरियाज में। ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से इनके यूज हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पेपर में जाके लिख दीजिएगा भैया, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन।
चलिए अगला आपसे क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन थ्रू आर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट आ जाता है यहां से, रिफ्लेक्शन थ्रू आर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए होगा मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल तो मैं भी आपको डायरेक्ट करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए कोई भी रे, अब जब ये यहां पे आ रही है तो आपने देखा होगा ये मीडियम कुछ और है एयर और ये मीडियम कुछ और है ग्लास। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जब भी कभी आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इट बेंड्स, ये मुड़ जाती है, ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लाइट का यही फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन था सर, ठीक है बच्चा, और आपका किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, ये लाइट का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं जरा, लाइट यहां पर आती है, यहां पर आने के बाद देखो लाइट बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, दो तरीके से, दो मीडियम्स होते हैं, एक रेयरर और एक डेंसर। रेयरर का मतलब होता है बेटा आपका हल्का, ठीक है, और डेंसर का मतलब होता है बेटा आपका भारी। तो भारी और हल्के की बात यहां पर हो रही है, हल्का जो होगा वो रेयरर, भारी होगा डेंसर। अगर रे आपकी रेयरर टू डेंसर जाएगी तब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, कहां बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे केस में एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होता है, ठीक है जी। और अगर आपकी रे डेंसर टू रेयरर जाएगी, कैसी जाएगी, डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर जाने में आपकी जो लाइट रे है वो कैसी हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे केस में एंगल आई स्मॉलर देन एंगल आर हो जाते हैं। ये दो बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं जरा इस कॉन्सेप्ट को लेकर। चलिए ले लिया होगा आपने, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर देखो हमको क्या पता लगता है कि यहाँ पे जो है वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसी वजह से वो आपका हल्का मीडियम हो गया। ग्लास का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए वो आपका क्या हो गया, वो आपका भारी मीडियम हो गया, मतलब डेंसर मीडियम हो गया। तो मैंने आपको बताया था रेयरर टू डेंसर आपकी जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। इस जगह एंगल आई आपका ग्रेटर हो गया एंगल आर से। अब यहां से जा रहे हैं तो ग्लास से एयर में आ गए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का कम है, तो डेंसर टू रेयरर आ गए। डेंसर टू रेयरर आ जाएंगे तो आपकी लाइट क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, आपकी लाइट नॉर्मल से दूर चलेगी। तो इस जगह एंगल आई स्मॉलर हो जाएगा, किससे, एंगल आर से। समझ गया बात के लिए, ठीक है। अब जब भी कभी मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आपकी लाइट रे मल्टीपल रिफ्रैक्शन करती है, क्या करती है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन, मतलब एक बार गई दूसरे मीडियम में, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और चौथे से जाने के बाद या दूसरे से जाने के बाद वो वापस अपने ही मीडियम में आ जाए। माना एयर से ग्लास में गई और ग्लास से फिर से एयर में आ गई। जब भी कभी ऐसा फिनोमेना होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वक्त, तब आपका इंसिडेंट रे ये है और ये वाली जो रे है, इस रे को एमर्जेंट रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमर्जेंट रे या फिर एमरजेंस रे कहा जाता है। और इससे नॉर्मल से बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ एमरजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है, इसको एंगल ऑफ एमरजेंस। ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बन गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये एंगल्स आपके जो बने हैं ये आपके क्या बनेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ आपको करा दूंगा, फिलहाल में आप यहां पे बात सुन लीजिए, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए होगा, मैं ये बात आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन में होता था भाई, ये रिफ्लेक्शन में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन का है। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहां पे बाबा नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट तो यहां पे नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, हम बता देते हैं आपके लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, ये है रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। जब भी कभी आपका रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है किसी भी मीडियम के थ्रू, तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ एमरजेंट के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आपसे एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो बोल देगा एंगल आई आपका 45 है तो एंगल ई कितना होगा, तो भैया एंगल ई इक्वल टू एंगल आई होगा और इसका वैल्यू भी कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। सेकंड थिंग, यहां से यहां पे गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा, यहां से यहां वापस आया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा।
तो मैं आपको बता दूं, जब मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होते हैं तो मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1। मल्टीपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये बात ध्यान रख लेना। एयर टू ग्लास गए, ग्लास से फिर एयर में आए, एयर से वाटर में चले गए, वाटर से अल्कोहल में, अल्कोहल से बेंजीन, बेंजीन से डायमंड। पूछ लेगा बताओ जब बेंजीन से डायमंड गए थे, एयर से डायमंड में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? कैसे बताओगे? तो जितने मीडियम्स के बने सब मीडियम्स का प्रोडक्ट और किसके इक्वल रख दोगे भैया? 1 के इक्वल रख दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गया बात के लिए? और आंसर 2 केसेस में आता है, या तो आंसर आता है 8/9 या आंसर आता है 9/8। लगा के देख लेना, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तुक्का वाली बात बता रहा हूं बच्चा आपके लिए मैं। ठीक है, एक तुक्के वाला कॉन्सेप्ट है, कैसे आएगा इसके ब्याप पे न्यूमेरिकल मैं लेकर आऊंगा, परेशान मत होना। 8/9 और 9/8, इस बात को ध्यान रख लेना। डेंसर टू रेयर है या रेयर टू डेंसर है, तब आपके आंसर इस तरीके से बन के चले जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके पास और है। बोले सर ये वाली जो रे आगे तक गई है, ये रे क्या है? बोले सर ये जो रे आपने आगे तक भेज दी है, ये वाली जो रे आपने आगे तक भेजी, ये रे क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, अमरजेंट रे और ये वाली जो लाइन है जो इंसिडेंट रे आगे तक गई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है जी? इसी को कहा जाता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गया बात के लिए? ठीक, गुड। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर ये। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सर आपके पास, फटाफट से इसको लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? कॉन्वेक्स लेंस की बात यहां पर कर ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपका फोकस होता है वो फोकस कहां का लिया जाता है? राइट हैंड साइड का लिया जाता है। और ये फोकस कैसा होता है इसका? ये फोकस कैसा होता है? ये फोकस इसका रियल होता है। कैसा होता है इसका फोकस? ये रियल फोकस होता है। समझ गए? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस आपका राइट में लिया जाएगा और ये कैसा फोकस होता है? रियल फोकस होता है, जिस वजह से यहां पे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। हर केस में यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा एक्सेप्ट वन। ठीक है, चलिए देख लीजिए, सारी रेज आपकी यहां पे आ रही हैं। जैसे कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताए थे वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पर है। देख लीजिए भैया, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास लेंस आ गया। इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कैसे निकला? तो स्फेरिकल लेंस आपका आ गया। स्फेरिकल मिरर होलो होते हैं, ये होलो नहीं होते हैं। तो एक कर्व यहां से मारो, एक कर्व यहां से मारो। ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, यही क्या कहलाता है? ये है आपका कॉनकेव। ये है आपका कॉनकेव। और ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? ये है आपका कॉन्वेक्स। समझ गया बात के लिए? ठीक है, पहला वही है, रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहां से पास होगी? फोकस से। अब आप कहोगे सर आपने वहां पे तो ये किया था, तो मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाले में हो रहा था, इसमें कहां होगा? राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि उसका फोकस कैसा है भैया? रियल है, वो भी राइट हैंड साइड वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया बात के लिए। ठीक, अगला क्या बोलता है? कोई भी रे, मैंने क्या कहा था? कोई भी रे अगर आपकी फोकस से पास होती है तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लेंस क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तीसरा मैंने आपको रूल क्या बताया था कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है मिरर के केस में, तो लेंस में क्या होता है? ऑप्टिक सेंटर। कोई भी रे ऑप्टिक सेंटर से पास होगी तो विदाउट गेटिंग एनी बेंडिंग ये आपकी इसी पाथ पर आगे चली जाएगी। तो ये 3 आपको यहां पर रूल ध्यान रखने हैं। ये लेंसेज के केस में रूल है। मिरर के केसेस में भी मैंने आपको 3 रूल बताए थे, वो 3 रूल याद रख लीजिए। आप कभी भी रे डायग्राम्स बनाना नहीं भूलेंगे, इन्हीं चीजों को आपको फॉलो करना है। चलिए, आपकी रेज यहां से इन्फिनिटी से आ रही हैं। इन्फिनिटी से आने के बाद आपकी रेज सारी की सारी कहां पर आ जाती हैं? आपके फोकस पर ही क्या हो गई? सारी की सारी रेज आपकी इमर्ज्ड हो गई, एक ही जगह आकर यहां पर ही आके क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या कहा जाएगा? आपका कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहा जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस। और मिरर के केस में कॉनकेव को कहा जाता है कन्वर्जिंग।
ठीक है। और यहां पर कॉन्वेक्स को कहा जाता है कन्वर्जिंग। धोखा मत खाइएगा, इसके साइन कन्वेंशन चुटकियों में याद करवा दिए हैं मैंने, चुटकियों में। बच्चों को जाकर वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में, जहां पे वीडियो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना आप साइंस की, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। लाइट के आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे, जाकर तीनों पार्ट देख लेना। चुटकियों में आप लाइट चैप्टर को सॉल्व कर देंगे, पूरे के पूरे नंबर आपके स्कोर होंगे। ठीक है बच्चा, देख लीजिए इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड है, फोकस पे बना है और कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, पॉइंट साइज। कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड होगा। तो जब सेंटर ऑफ बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आप प्लेस करोगे तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, एट बिटवीन 2f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में प्लेस्ड होगा। जैसे मिरर के अंदर आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहां पर क्या होता है, f2 और 2f2 होते हैं। क्या होते हैं, f2 एंड 2f2 होते हैं। कहां से आए हैं ये बता देना, वीडियो बना दूंगा पूरी तरीके से, डिटेलिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड आपका फोकस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। आपका जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जहां पर इमेज बनी है ऑप्टिक सेंटर से लेकर वहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस। इस केस में मैं आपको बता दूं, यहां पर u आपका ग्रेटर होगा किससे, f से। होगा या नहीं होगा, गुड। और आपका वीवी ग्रेटर होगा किससे, f से। होगा या नहीं होगा, ठीक। लेकिन आपका u आपका क्या हो जाएगा भैया, u आपका ग्रेटर होगा किसके कंडीशन से, इस कंडीशन, ये वाली बात। अब आओगे, अरे सर ये तो आपने पीछे भी बताया था, ये तो आपने हमें कॉनकेव मिरर के केस में बताया था। जी हाँ भैया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस भाई भैया भैया हैं, उनका इमेज का फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ होता है, लेंस के केस में पीछे की तरफ होता है, मतलब बिहाइंड कह सकते हैं आप। इधर हो रहा है, इधर। वहां पे ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहेगा बच्चा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ। मिरर के केस में आपकी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनती है, कॉनकेव के केस में, ठीक। और लेंस के अंदर अगर मैं आपका आ जाऊं तो कहां बनती है, राइट हैंड साइड में बनती है। बस बाकी डिट्टो सेम है, कॉन्सेप्ट एक सा अपना लेना, तुरंत आपका हो जाएगा झटपट। ठीक है, ये आपके पास बनकर आ गया। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इमेज आपका एफ एंड सी के बीच में बनेगा, मतलब आपका रियल इन्वर्टेड है और साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास क्या है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो जी हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे मतलब 2f1 पर रखा जाएगा। तो ये भी कहां बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा। कहां बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा। आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें 2f1 पर तो आपकी इमेज कहां बनेगी, आपकी इमेज कहां बनेगी, 2f2 पर बनेगी। समझ गए, वही कंडीशन रिपीट कर रहा हूं। u और v आपके सेम होंगे एंड इट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर में जो सर मैंने कंडीशन दी थी ना, पूरी की पूरी कंडीशन लेंस में एप्लीकेबल होती हैं। समझ गया बात के लिए, क्योंकि कन्वर्जिंग है, भैया भैया हैं। ठीक है जी, आगे की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, चलिए भैया कहां पर रखा हुआ है, 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां बनेगा भैया, बियॉन्ड बनेगा। बोले सर अब तो आपने काम आसान कर दिया, अब तो पीछे वाली कंडीशन याद करनी है, आगे वाली अपने आप बनती जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही होगा बच्चा, ऐसा ही होगा। ठीक है, चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलिए, सारी चीजें आपकी होती चले जाएंगी। u ग्रेटर होगा f से और v यहां पर आपका ग्रेटर होगा किससे, तीनों से ही ग्रेटर हो जाएगा। ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी इस केस में। समझ गए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला देख लीजिए, फोकस पे रखा हुआ है तो कहां बनतेगी, वहां पर इंफिनिटी। तो यहां पर भी कहां बन रही है, देख लो भैया, आफ्टर गेटिंग फोकस से पास होने के बाद इंफिनिटी पर बनेगी। यहां पर u जो है वो f के इक्वल हो जाएगा और v क्या हो जाएगा जी, इंफिनिटी। समझ गए, और यहां तक सारे केसेस रियल एंड इन्वर्टेड नेचर के होंगे। ठीक, अगला जो केस बनेगा जी वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा वर्चुअल। ठीक है, तो जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केस होते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी 6 केस होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग हैं,
दोनों के फोकस कैसे हैं, रियल फोकस है। दोनों का इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, कॉनकेव के केस में वर्चुअल बना है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी क्या बनेगा, एक वर्चुअल का केस बनेगा। नोट कर लीजिए, मिरर याद कर लिया तो लेंस याद हो जाएगा, लेंस याद हो गया तो मिरर याद हो जाएगा। कंडीशन वहां पे याद कर ली तो यहां की कंडीशन कॉपी पेस्ट कर देना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, मैं देखूंगा न्यूमेरिकल्स, मैं लेकर आऊंगा क्लास आपके लिए न्यूमेरिकल्स की, देखता हूं कहां पे न्यूमेरिकल आपका बचेगा। बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, चैनल के साथ आप बने रहिए, लगातार हमारे वॉचर बन जाइए, और यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में 90+ हम आपको ले जाकर छोड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए कहां रखा हुआ है, आपने F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा हुआ है, तो कहां बनी है, सेम साइड में बन गई। कहां बन गई, सेम साइड में। मिरर के केस में कहां बनी थी, पीछे, क्योंकि सेम साइड में तो बन रही थी ना, लेफ्ट में था, लेफ्ट में इमेज बन रही थी, तो राइट में इमेज हो गई। यहां पर राइट में इमेज बन रही थी तो कहां बन गई, लेफ्ट में बन गई। उल्टा ही तो कर रहा हूं मैं, इमेज के साथ उल्टा ही तो कर रहा हूं, वही उल्टा हमको करना है, यहां पर वही उल्टा हमको यहां पर करना है। तो इसी तरीके से आपका यहां पे इमेज बन जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हुए चलिए। यू जो है वो आपका स्मॉलर हो जाएगा एफ से, और जो बी है वो इन सबसे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। समझ गए जी, हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक, चलिए इस कंडीशन को देख लेते हैं, एक बार आपके सामने निकल कर आ गया है। जैसे पीछे कॉपी पेस्ट मारा था, सेम वही कंडीशंस को फिर से यहां पर क्या माननी है, कॉपी पेस्ट मानना है। आपकी कोई भी चीज गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ रहे हैं बात के लिए जी। देख लीजिए, इन्फिनिटी पर पोजीशन था तो कहां बनना है, आपका रियल इन्वर्टेड एट F2 बनना है, तो वहां पर भी तो ऐसा ही था भैया, वहां पे फोकस पे बनना था। बियॉन्ड टू F1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, तो बिटवीन में F2 और F2 बनना है, तो वहां पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनना था। कंडीशन तो वही सेम है सर, वही आपको बार बार रिपीट करनी है। समझ गया बात के लिए, देख लीजिए एक बार इस चीज को जरा बढ़िया तरीके से। ठीक, आगे बढ़ जाएं, या इसमें भी कंडीशन लिख दें, अच्छा इसमें भी कंडीशन लिख दें, चलो लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पे u क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इस वाले केस की अगर हम आपसे बात कर ले रहे हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा भैया, आपका u जो है वो आपका ग्रेटर होगा किससे, किससे ग्रेटर होगा, आपका v से, और v किससे ग्रेटर होगा, आपका f से। समझ रहे हो भैया बात को, समझ रहे हो ना, गुड भैया। आगे की बात कर लेते हैं। आपका ये देखो बियॉन्ड क्या है, आपका 2F2 है। ठीक है, कहाँ है आपका 2F2 है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये बिटवीन हो गया, अच्छा ये है, ये वाला सॉरी ये है बिटवीन 2F1 एंड F2 आपका रखा हुआ है, तो u जो है वो ग्रेटर है किसका, f से। ठीक है, तो आपकी जो इमेज होगी वो इससे भी ग्रेटर हो जाएगी, मतलब आपकी f हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, F1 की बात हो रही है तो इन्फिनिटी पर बनना है, तो देख लीजिए भैया u किसके इक्वल हो जाएगा, f के, तो b कहाँ बनेगा आपका, इन्फिनिटी पर। v कहाँ बनेगा आपका, इन्फिनिटी पर बन जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात कर लेते हैं। 2F2 पे आपका रखा हुआ है, सॉरी 2F1 पर अगर आपका रखा हुआ है, u आपका कहां पे रखा हुआ है, ये फोकस पे रखा हुआ है, तो उधर फोकस पे कहां बनेगा, देखिए पहला आपका इन्फिनिटी हो गया, दूसरा आपका बियॉन्ड 2F1 हो गया, तीसरा आपका बिटवीन 2F1 एंड F1 हो गया, एट F1 हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन खत्म करिए सर, ये गलत है, यहां पर थोड़ी सी रिपीट हो गई है थोड़ी सी। ठीक, ये वाला, ठीक है, ये बिटवीन F1 एंड O अगर आपका रखा हुआ होगा तब क्या हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, तब यहां पर जो कंडीशन आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पर आपका क्या है, u जो होगा वो आपका स्मॉलर हो जाएगा किससे, जो u है वो आपका स्मॉलर हो जाएगा f से, और ये इन सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, इन सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए हमारे पास क्या आ गए, यूजेस आ गए हैं लेंस के, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, तो देख लेते हैं। यूज फॉर मेकिंग माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप में और मैग्नीफाइंग ग्लासेस में आपका इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और साथ ही साथ में टेलीस्कोप में भी, किसमें, टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल होता है आपका किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। यूज फॉर मेकिंग स्पेक्ट्स एंड कैमरास, किसे, स्पेक्ट और कैमराज में आपका यहां पर इस्तेमाल होता है। स्पेक्ट में किस में इस्तेमाल होता है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कॉन्वेक्स लेंस किस डिसीज के अंदर, जिस पर्सन, कोई भी पर्सन अगर आई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, उसको आई प्रॉब्लम होती है, तो उस आई प्रॉब्लम के लिए किस केस में कॉन्वेक्स लेंस
इंसान के लगाया जाता है? तो आप मुझे बताएंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए अगला, कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात कर ले रहे हैं। तो कॉनकेव इज जस्ट सिमिलर एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देख लीजिए जरा, ये कैसा होते हैं, ये आपके डाइवर्जिंग होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है। कैसे लेंस होते हैं, ये आपके डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। डाइवर्जिंग होती है तो उनका जो फोकस होता है वो कहां का लिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का लिया जाता है। एंड ये फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ये फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। तो देख लीजिए, आपकी रेज आती हैं, आएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी और रे क्या हो जाएगी आपकी, डाइवर्ज। क्या हो रही है आपकी रेज, डाइवर्ज। डाइवर्ज होने की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। बोले अरे सर ये तो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह हो गए। जी हाँ, ये बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह हो जाएंगे। समझ रहे हो बात के लिए, है ना बच्चा? ठीक है, गुड, समझदार हैं आप मेरे बच्चे, काफी अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लेंगे। ये बिल्कुल किसकी तरह हो जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर की तरह सेम हो जाएंगे। और यहां पर आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, फोकस में। अब आप कहोगे कि सर वहां तो 2 केस बने थे मिरर में। तो बेटा हाँ, कॉनकेव लेंस में भी कितने बनेंगे, सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। पहला तो आपका डाइवर्जिंग नेचर जो शो करेगा, जहां पर फोकस पर इमेज बनेगी, और दूसरी वो जहां पर आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख लो, हमेशा इमेज कहां बनेगी आपकी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, जहां पर उसका नेचर हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साथ ही साथ में स्मॉल साइज, या फिर आप लिख सकते हैं डिमिनिश्ड होगा। या कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा, ठीक है। यहां पर आपका हमेशा u जो होगा वो हमेशा ग्रेटर आपको v से मिलेगा, और u जो होगा, आप कहीं पर भी उस u को रख लीजिए, हमेशा हर केस के अंदर आपका जो इमेज बनेगा वो कम छोटा बनेगा और नजदीक बनेगा किसके, आपके लेंस के, कॉनकेव लेंस के। साथ ही साथ में यहाँ पे हाइट ऑफ जो इमेज होगी बहुत ज्यादा छोटी होगी, किससे, वो बहुत ज्यादा छोटी होगी किससे, आपके ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक। चलिए, इसकी कंडीशन आपके पास आ जाती है। यहां पे जब इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो फोकस पे बनेंगी। आपके बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर रखा जाता है तो आपके फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनती है। यहां का नेचर जरूरी है, दोनों नेचर कैसे होते हैं, यहां पे आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। दोनों जगह ही नेचर कैसे होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस के यूसेज देख लीजिए। बोले अरे भैया विराट कोहली, बोले हाँ भैया, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। अब अगर विराट कोहली पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भैया। विराट कोहली की बात अब आपने, अरे भैया टीम के अपने कप्तान रह चुके हैं भैया, इन्हें तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को हिट बटन कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। यूज्ड फॉर मेकिंग स्पेक्ट, लेजर्स और कैमरा। हाँ जी बताइए भैया, कौन से आई प्रॉब्लम के अंदर आपका डॉक्टर कॉनकेव लेंस को सजेस्ट करता है, ये बात आप मेरे को बताएंगे। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आज का आंसर चाहिए। समझ गया बात के लिए, ठीक है, ठीक। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म है। लाइट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हमने उठाया था, सारे रे डायग्राम्स को, सारे डायग्राम्स जो आपके पूछे जा रहे थे आपसे, उन सब चीजों पर हमने आज बात करी थी। तो जितने डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं वो आज सारे कवर कर लिए हैं मैंने आपके, और इसी तरीके से जितने भी आपके बायोलॉजी के होंगे वो भी सारे कवर किए जाएंगे, और आपके केमिस्ट्री के भी सारे डायग्राम्स विद एक्टिविटीज में कवर करवाऊंगा आपके लिए, क्योंकि एक्टिविटीज से केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, गैस जी कौन सी है, कंपाउंड एक्स कौन सा है, किसके साथ मिलाने पर क्या बनता है, किसका कलर क्या होता है, सभी चीजों पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, और सारी ही चीजों पर बात करूंगा। बस चैनल के साथ आप बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब बनकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। तब तक जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।